नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जो है हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं 12 जुलाई के, जो कि महत्वपूर्ण है। क्या क्या इसमें जो महत्वपूर्ण हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मुख्य शीर्षक क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें, तो पहला जो है अगर हम पढ़ेंगे अग्निवीर के बारे में, यानी पूर्व अग्निवीर को अब 3 जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण दिया गया है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में जो है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने वीवीआईपी परिवहन के लिए चैलेंज 3500 जेट प्लेट खरीदने को मंजूरी दी है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में जो है भारत की जनसंख्या जो है 38 वर्षों में घटने लगी है, ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि राजस्थान की वित्त मंत्री जो दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट पेश किया है, तो क्या क्या उसमें जो है प्रावधान किए गए हैं, कितना बजट किसको दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। साथ में जो है हम पढ़ेंगे कि 4 जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है, तो क्या क्या इसमें चीज़ें हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। साथ में जो है हम दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो है मलाला दिवस, यानी कि जो 12 जुलाई को मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं। साथ में जो है नरेंद्र मोदी जो कि पिछले 41 वर्षों में जो है ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं, और क्या क्या चीज़ों पे बात ही कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने जो कि सेना अस्पताल R&R दिल्ली के नए कमांडर के रूप में क्या है पदभार ग्रहण किए हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में जो है 10 हम महत्वपूर्ण क्या है MCQ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले, चलिए एक एक करके जो है एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। बात करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक था कि पूर्व अग्निवीर जो है अब 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण दिया जा रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यह जो है बल अगर बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो ये 3 चीज़ें जो बताई गई थी कि जो 3 केंद्रीय सुरक्षा बल की बात हो रही है, तो कौन कौन सी है, तो रेलवे सुरक्षा बल है, साथ में सीमा सुरक्षा बल है और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यहाँ पे बात की जा रही है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है 2023 में घोषणा की कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीर के लिए जो आरक्षण होगा, तो आरक्षण इसमें भी दिया जाएगा। साथ में बात करते हैं तो अग्निपथ योजना की लॉन्च तिथि जो है 14 जून 2022 थी, ये आपको ध्यान रखना है, डेट कब की लागू हुई थी, 2022 में लागू हुई थी ये। और इस योजना के तहत जो है 17,500 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 वर्षों के लिए भर्ती करने की अनुमति दी गई है। तो क्या इसमें प्रावधान है, किसको जो ये दिया जाता है, तो यानी जो 17.5 वर्ष के उम्र से है और 21 वर्ष की आयु के बीच में, वो जो है ये फॉर्म को भर सकता है और अप्लाई कर सकता है इसके लिए। साथ में जो इस योजना में जो है 25% को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 वर्ष तक बनाए रखने का प्रावधान है, यानी जो 100 लोग चुने जाएंगे उसमें से क्या है 25% लोग, यानी 25 लोग क्या होंगे वहाँ पे 15 वर्ष के लिए काम करेंगे, वहाँ पे फिर प्रावधान किया गया। साथ में जो है अगर बाद में बात करते हैं तो 2022 में सरकार ने ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर जो है 23 वर्ष कर दी थी, पहले जो है 21 वर्ष थी, बाद में कितना हो गया 22 वर्ष, तो ये महत्वपूर्ण था इन चीज़ों के लिए। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश कैबिनेट वीवीआई परिवहन के चैलेंजर्स 3500 जेट BLH खरीदने की जो मंजूरी दी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये विमान की बात करते हैं तो बी जो है 200 GT VT MPQ की जगह लेने वाला है, तो किसकी जगह लेगा ये महत्वपूर्ण है। साथ में जो कि मई 2021 में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो ये विमान क्या है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसके स्थान पर आने वाला है। और मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया के तहत जो है 23.87 करोड़ रुपए की जो है नेवा परियोजना की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बात करते हैं तो राज्य विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए इस परियोजना को 60% जो है वित्त पोषण केंद्र से भी वित्त पोषण भी किया जाएगा। साथ में जो है राज्य विधानसभा को कागज रहित बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को मंजूरी दी गई है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई विधान जो एप्लीकेशन है किसके तहत जो है लॉन्च किया गया है, तो ये जो है ध्यान रखना है मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा जो है ये किया गया है। अब बात करें तो केंद्र के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है इसकी अनुमानित लागत की बात करते हैं, तो लागत कितना खर्च होगा, तो 23.87 करोड़ रुपए क्या है इसमें खर्च होने वाले हैं। आगे बात करें तो केंद्रीय जो है कार्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है, केंद्रीय कार्यक्रम के तहत जो है सभी राज्य विधानसभाएं कागज रहित हो जाएंगी और एक मंच पर आ जाएंगे, यानी बिना कागज की यहाँ पे कार्रवाई नहीं अगर होती विधानसभाएं, तो अब जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू है क्या है काम किया जा सकता है, जिससे कागज में यूज कम होगा। परियोजनाओं की लागत की बात करते हैं तो 60% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और जबकि शेष राशि जो है राज्य सरकार वहन करेगी। तो कहाँ से कितना पैसा जो है लगने वाला है ये हो गया। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था भारत की जनसंख्या जो है 38 वर्षों में घटने लगी है। यह जो है रिपोर्ट किसकी है, तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं देखिएगा।
तो संयुक्त राष्ट्र जो है यानी कि यूएन की बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार जो है 2062 तक जो है भारतीय जनसंख्या जो है 1.70 अरब क्या होगा तक पहुंचने की संभावना है, यानी इतना पहुंच सकती है कब तक, तो 2062 तक। और वर्तमान में जो भारत की दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो आपको ध्यान रखना वर्तमान में क्या है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है देश बन चुका है। और भारत की जनसंख्या जो है 38 साल बाद अपने चरण पर पहुंच गई है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में जो जनवरी और जुलाई 2062 के बीच भारत की जनसंख्या क्या है, घटने लगेगी, यानी घटेगी कब, तो ये जो है जनवरी जुलाई के बीच 1962 में क्या होगी, सॉरी 2062 में क्या होगी, घटना स्टार्ट ये करने वाली है। साथ में 2023 में जो है भारत की जनसंख्या लगभग जो है कितना हो जाएगा, तो ये जो है वन जो है यानी कि एक हम कह सकते हैं 115,000, यानी कि इंटरनेशनल यहाँ पे दिया हुआ है, तो 115,000 जो है हो जाने वाला है, यानी कि कमी हो जाएगी इसकी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो है 2064 में ये जनसंख्या जो है बढ़कर कितना हो जाने वाले है, तो 4,000 जो है यानी 437 यहाँ पे 1000 क्या हो जाएगी, ये चीज़ें बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। घटने की बात अगर करेगा तो ये इतना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, यानी कि लगभग जो है 1,15,000 क्या हो जाएगा, ये अगर इंडियन में बात करते हैं तो इतना है। और अगर इसकी हम बात करते हैं तो 4,37,000 होगा, तो ये आपको इंडियन में ध्यान रखना है। साथ में अगर 65 में बात करते हैं तो ये जो है 7,93,000 हो जाएगी, तो ये महत्वपूर्ण है कब कितना जनसंख्या हो रही है। और वर्तमान में भारत की बात करते हैं तो 1.451 बिलियन लोग के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। तो कितने लोग भारत में है, ये महत्वपूर्ण डेटा है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है चीन जो है 1.419, यानी चीन को जो है पीछे छोड़ दिया गया है। और इंडिया जो है इस जनसंख्या की वृद्धि में क्या है, बहुत ही आगे निकल चुका है। और विलियम और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 345 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पे है, यानी अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो ये जो है 345 मिलियन के साथ जो है दूसरे स्थान पे क्या है बना हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें महत्वपूर्ण और भी बातें जैसे कि 2054 तक जो है भारत और चीन अपनी स्थिति बरकरार रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो ये भी जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला है। और कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें 2083 में घटनी शुरू होगी, कब होगी, 2083 में घटनी शुरू होगी और लगभग जो है 10.2 बिलियन होगी, कितनी होगी, तो ये जो है 10.2 बिलियन हो जाएगी। और वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या लगभग जो है 8.16 बिलियन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 और 2054 के बीच अगर हम बात करते हैं तो अंगोला, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य और नाइजर और सोमालिया की जनसंख्या में सबसे अधिक जो है वृद्धि दर्ज की जाएगी। सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे होने वाली है, तो ये कुछ जो है देश हैं जहाँ पे सबसे अधिक जो है वृद्धि होने की संभावना है। आगे हम बात करें तो राजस्थान की जो है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त 2025 के बजट के लिए क्या क्या चीज़ें प्रावधान की हैं, पेश किया है उनके द्वारा। तो राजस्थान की जो वित्त मंत्री दिया कुमारी हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है, तो दिया कुमारी, ध्यान रखना है। और वित्त जो है 2025 के लिए जो है 4.95 करोड़ रुपए की का है परिव्यय वाला राज्य बजट पेश किया है, यानी कितना बजट पेश किया गया है, तो 4.95 लाख करोड़ रुपए जो है पेश किया गया है। और सरकार ने राजस्व प्राप्ति यानी 2 जो है 64 लाख करोड़ रुपए का राजस्व व्यय जो है 2.9 लाख करोड़ रुपए तथा राजस्व का घाटा जो है 25,258 करोड़ रुपए रहने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तो राज्य की जो घाटा जीएसडीपी है यानी संकलन राज्य घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो 3.93% रहने का अनुमान रखा गया है। सरकार ने जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो है 27,000 करोड़ रुपए और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल का जल प्रबंध करने के लिए जो है 15 यानी कि यहाँ पे कितना 15,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, यानी कितना पैसा किसको दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण डेटा है, आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करें तो सरकार राज्य के सभी जो है शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए जो है जैविक गुलाबी शौचालय परिसर का निर्माण भी करने वाली है। इसके अलावा जो है राज्य सरकार अगले जो है 5 वर्षों में 4 लाख रिक्त पदों को भी भरेगी, यानी बहुत सारी जो है वैकेंसियाँ भी आने वाली है, लगभग 4 लाख, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की यहाँ सॉरी राजस्थान की जहाँ पे बात हो रही है। इसमें और भी बातें लिखी गई जैसे कि हर जिले में जो है आदर्श सौर गांव बनाए जाएंगे तथा सभी सरकारी कार्यालय सौर ऊर्जा से जुड़ा जाएगा, यानी सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। और साथ में लखपति दीदी योजना के तहत जो है 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाने की योजना आने वाला, जिसका नाम जो है लखपति दीदी योजना के तहत आया जाएगा। और इसमें 15 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी श्रेणी में लाया जाएगा।
आगे बात करते हैं तो राज्य में जो है 2750 किलोमीटर से अधिक लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण भी किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जो है 500 रोडवेज बसें तथा 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और खाटू श्याम मंदिर में जो है कॉरिडोर के लिए जो है 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो कितना पैसा कहाँ पे खर्च होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो है इस बजट में पेश किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो जो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं जिसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप लोग जरूर वहाँ पे फॉलो कर लें। तो 5 की बात करें हम तो 5 नंबर हमारा था कि 4 जो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों ने सरकार को 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो हम बात करते हैं 10 जुलाई को केनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों ने जो है वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा, इतना पैसा जो है दिया गया है। आगे बात करते हैं तो वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितना पैसा दिया है, तो यहाँ पे अगर देखिए तो 2,514.22 करोड़ रुपए का क्या है लाभांश चेक प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार जो है केनरा बैंक ने भी जो है कितना दिया है, तो 1,838.15 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। और चेन्नई जो है यानी चेन्नई स्थित जो है इंडियन बैंक ने भी 2023 और 24 के लिए जो है कितना पैसा दिया है, तो ये लगभग जो है 1,193.45 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा है। और बैंक ऑफ अगर इंडिया की बात करते हैं तो उनके द्वारा जो है इतना पैसा नहीं कि 935.44 करोड़ रुपए का लाभांश चेक दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है कितना पैसा कहाँ से मिला हुआ है। आगे बात करते हैं तो इसके अलावा जो मुंबई स्थित वित्तीय संस्थान एक्जिम बैंक ने जो है कि 2023-24 के लिए जो है 252 करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रस्तुत किया है। साथ में जो है लाभांश किसी कंपनी की कमाई का 1% होता है जो कि उसके शेयरधारकों को लाभ के हिस्से के स्वरूप में दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है और क्या मतलब इसका है, यानी कि जैसे कि लाभांश किसी कंपनी की क्या होती है, कमाई का 1% होता है कि मतलब कितनी उसकी कमाई है, ठीक है। तो वो चेक के रूप में क्या करता है, वो देता है और बाद में जो हिस्से के रूप में क्या उसे दिया जाता है, बाद में उसे शेयर धारकों के लाभ के लिए क्या है उसे दिया जाता है, ये आपको समझना है। बात करते हैं 6 नंबर है तो अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे हम पढ़ना है कि मलाला दिवस 2024 यानी 12 जुलाई को क्या है मनाया गया है। और हर साल जो है 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो यूसुफजई के जन्मदिन पर क्या है मनाया जाता है ये जो मलाला दिवस है। बात करते 2023 में जो है संयुक्त राष्ट्र यूएन ने महिला शिक्षा की वकालत करने के लिए युवा महिला के सम्मान में 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में घोषित किया था। तो किसके लिए घोषित किया गया, तो महिलाओं के सम्मान के लिए किया गया है। और मलाला जो यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई हैं, यानी एक पहले से लेडी थी जो कि शिक्षा के लिए क्या है लड़कियों की बहुत ही संघर्ष की थी, तो एक प्रतीक के रूप में ये काम करती हैं। और हालांकि वो तो अब नहीं है लेकिन उनका जो है एक प्रकार से प्रतीक है, तो इसलिए ध्यान इसको रखना है। 2012 में बात करते हैं तो पाकिस्तान में महिला शिक्षा का तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी, यानी उनका जो है मृत्यु कर दिया गया था। कब, तो पाकिस्तान में, ठीक है। महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। और दिसंबर 2014 में जो है वह 17 साल की आयु में सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी थी। ध्यान रखना है 2014 में जो है दिसंबर में इनको जो है 17 वर्ष की आयु में जो है इनको शांति पुरस्कार विजेता यानी मिला था शांति पुरस्कार। आगे बात करते हैं 2015 में जो है यूसुफजई ने यूसुफ के सम्मान में जो है एक क्षुद्र ग्रह का नाम भी जो है मलाला रखा गया है, यानी कि 316201 मलाला एक ग्रह का नाम रख दिया गया है इनके सम्मान के लिए। आगे बात करते हैं तो 7 नंबर की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहली बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए हैं। और दोनों देशों की इस वर्ष राजनयिक में बात करते हैं, यानी दोनों देश जो है इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 15वीं जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल हेरमन ने एक निजी जो है कार्यक्रम में मेजबानी की और उन्होंने जो है बुनियादी ढांचे यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा, उच्च औद्योगिक क्षेत्रों और स्टार्टअप क्षेत्र, मीडिया और मनोरंजन में जो है द्विपक्षीय जो है सहयोग पर चर्चा की है। इसके अलावा जो उन्होंने जो है भारतीय यूरोप संघ मुक्त व्यापार समझौते को भी शीघ्र जो है आगे बढ़ाने की भी सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने जो है इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत और यूरोप संघ के पास दुनिया का सबसे बड़ा जो है
जीवंत मुक्त बाजार है। इंदिरा गांधी ने जो है 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाली जो है अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री थी। यानी इसके पहले कौन गया था, तो इंदिरा गांधी गई थी 1983 में, और दूसरे जो है प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल की बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, एक नियुक्त किए गए हैं। क्या नियुक्त किए गए हैं, तो अस्पताल की बात करते हैं। RD एंड फंड जो कि दिल्ली में है, उसके कमांडर के रूप में क्या है, इन्होंने पदभार संभाला है कमांडेंट के रूप में। तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण को जो है 10 जुलाई को 2024 को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के शीर्षक अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल जिसका नाम जो है R&R दिल्ली के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। आप लोग फोटो यहाँ पर उनका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनके पास जो है रोगी देखभाल, नैदानिक सेवाएं और स्नातकोत्तर शिक्षण में व्यापक अनुभव है। यानी क्या क्या उनको अनुभव, इसके बारे में जान सकते हैं आप लोग। साथ में जो है उनके दृष्टिकोण में आधुनिक वातावरण में अत्याधुनिक रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल की क्षमताओं का भी लाभ उठाना शामिल है। उनका ध्यान जो है उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण और अत्याधुनिक आधुनिक अनुसंधान पर केंद्रित है। तो क्या क्या काम करने वाले, ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण जो है MCQ शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चली ट्रेन, यह ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर जो है E हो जाने वाला है। चिनाब नदी पे जो है ये स्थित है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, E नंबर राइट होगा। सेकेंड नंबर की बात करते हैं तो भारत में जो है, भारत ने जो है किस देश के साथ जो है मिलकर समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की शुरुआत की है, तो किसके साथ की है, तो श्रीलंका के साथ की है। ऑप्शन नंबर जो है C राइट हो जाने वाला है। आगे हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस राज्य में जो है 50 से 65% कोटा बढ़ाने का फैसला हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है B जो है राइट हो जाने वाला, तो महत्वपूर्ण हो गया। आगे बात करते हैं तो इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, आपको बताना है। तो ये जो है ध्यान रखना है आप लोग को, कौन सा मनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C नंबर, 10वां संस्करण जो है मनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं तो अपने जो है दूसरे ही पेशेवर टूर्नामेंट के खिताब जीतने वाली अम्बिता नरेंद्र किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो यह जो है ध्यान रखना है गोल्फ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तो भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की है, तो किसको की है, तो ये जो है फिलीपींस को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है C राइट होने वाला है। आगे हम बात करते हैं तो किस देश ने जो है एक भारतीय कंपनी के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाया है, तो किसको मंगाया है, तो ये जो है सिंगापुर, यानी कहाँ से, तो सिंगापुर से जो है आया गया। ऑप्शन नंबर जो है A राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ईरान के किस शहर पर हुए हमलों में ड्रोन मार गिराए गए हैं, तो कहाँ पे गिराए गए हैं, तो ध्यान रखना है ये जो है इस्फहान है, ठीक है। यानी इस्फहान के शहर है जहाँ पे जो है ड्रोन को मार गिराया गया है। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर है कि देश के किस राज्य के 6 जिलों में पहले सूर्य चरण में लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी राज्य के 6 जिलों में पहले चरण में लोगों ने वोट नहीं डाले, कहाँ पे वोट डाला ही नहीं गया है, तो 6 जिलों में पहले चरण की बात करते हैं। तो ध्यान रखना ये जो है नागालैंड की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि किन्हें जो है भारत का अगला जो है नौसेना अध्यक्ष चुना गया है, तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फोटो आप लोग यहाँ पे उनका देख सकते हैं, जिनका जो नाम है क्या है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आज के करंट अफेयर जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।